afternoon, ma'am. Good afternoon. है ना, तो आपने कल माउथ पार्ट्स तक डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप था, पियर्सिंग टाइप था, उसकी आप लोगों को एग्जांपल्स याद करनी है। च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप था, स्पॉन्जिंग टाइप था एंड साइफोनिंग टाइप था। कुछ एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स के भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे कि जो मस्कीटोज होती है उनके पास एक एक्सेसरी रिड्यूस्ड विंग्स होता है जिनको हम हॉल्टर्स बोलते हैं, और एक मैंने आपको बताया था जॉन्स्टन्स ऑर्गन्स जो कि वाइब्रेशंस को परसीव करते हैं। उसके अलावा आज जो हमने मतलब एग्जांपल्स करनी थी वो ये था कि कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। कौन कौन से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं? एक तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है एपिस, यानी कि हनी बी। हनी बी हमें क्या देती है? बेसिकली एपिस इंडिका या एपिस उसके जीनस का नाम है, जो हमारी हनी बी होती है। उससे हमें वैक्स मिलता है, हनी मिलती है और इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, और उसमें से बहुत बड़ा प्रोडक्ट या बहुत मेजर प्रोडक्ट जो है वो मेडिसिन होती है। ठीक है, तो मेडिसिन भी हमें इससे ऑब्टेन होती है, और हनी जो है एज अ फूड भी खाया जाता है। और जो ये बी वैक्स होती है वो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में, बहुत सारे पेंट्स में यूज होती है। फिर दूसरा हमारा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है वो है बॉम्बिक्स, यानी कि सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म है उससे हमें मेनली सिल्क ऑब्टेन होती है, जो कि साड़ीज, शॉल्स या गारमेंट्स बनाने के लिए यूज होती है। और लास्ट हमारा था लेसिफर इंसेक्ट, यानी कि लैक इंसेक्ट, जिससे हमें क्या मिलता है? एक लैक मिलता है, मतलब जो प्रोडक्ट होता है उसी का नाम लैक होता है। ये कहाँ का सिक्रीशन होता है? बेसिकली जो लैक इंसेक्ट होता है ये खुद ही इसको सिक्रीट करते हैं, लैक को, जो कि बैंगल्स, टॉयज या ऐसे जो शो पीस होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं, उनको बनाने में ये हेल्प करता है। एक मैंने आपको कल बताया था कुछ हमारे ऐसे वेक्टर्स, तो वेक्टर्स मैंने बता दिए कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं एज अ वेक्टर्स जो है वो उसका काम करते हैं, बहुत सारी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को वो कैरी करते हैं। फिर एक बताया था ग्रिगेरियस पेस्ट, है ना। ग्रिगेरियस पेस्ट में मैंने आप लोगों को बताया था लोकस्ट के बारे में। लोकस्ट क्या होता है? वही जो मैंने छोटा सा बताया था कि जो जो ग्रास हॉपर के जैसा लगता है। याद है मैंने कल आप लोगों को एक लोकस्ट भी दिखाया था? यस मैम। ये लोकस्ट आ गया। हाँ, ये वाला हमने कल देखी थी, इस तरह की डायग्राम्स, ये लोकस्ट होते हैं। इसके बारे में एक दो पॉइंट्स वैसे ही मैं आपको बताने वाली हूँ, जो जो मेन मेन चीजें हैं वो आप नोट करते रहना। ये ग्रिगेरियस इंसेक्ट है। ग्रिगेरियस मतलब ये झुंड में रहता है। और ये क्या है? बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये एक पेस्ट है। पेस्ट क्या होता है? जो हमारे क्रॉप्स को खराब करते हैं। ठीक है, क्रॉप्स को बहुत ज्यादा ये डेंजरस है। और ये क्या करते हैं? कहते हैं ये नॉर्मली बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं हमारी वेजिटेशन को। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो ग्रिगेरियस पेस्ट होते हैं, लोकस्ट होते हैं जो, है ना, तो हो सकता है कि ये छोटे मोटे दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट्स को खाते हो, तो उस केस में तो ह्यूमन के लिए यूजफुल है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? हमारी क्रॉप्स को भी खाते हैं, तो उस केस में ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है ना, डेंजरस है। देखो, कभी भी आ जाए ना इकोनॉमिकली या किसी चीज की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, तो जरूरी नहीं होता कि आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, आपको उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें लिखते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी क्लासेस के बारे में। तो जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं उनमें क्लासेस लिखी हुई हैं, जिन्होंने नहीं लिए प्लीज अपनी ले जाना। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो 6 क्लासेस में डिवाइडेड है। मैं आपको बारी बारी बताती हूँ सारी की सारी ये क्लासेस कौन सी है। तो सबसे पहले जो क्लास है इसकी वो है मीरोस्टोमाटा। मैं सारी बातों बताऊंगी।
फिर दूसरा है अरेक्निडिया, थर्ड इसकी क्लास है क्रस्टेशिया, फिर है डिप्लोपोडा, उसके बाद है इंसेक्टा एंड लास्ट में आती है ओनिकोफोरा। इस ऑर्गेनिजम्स की मतलब आर्थ्रोपोड्स की ये मेन 6 क्लासेस है। तो सबकी एग्जांपल्स बताऊंगी और सबके कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो है हम वो डिस्कस करेंगे। जो मीरोस्टोमाटा है ये सबसे प्रिमिटिव क्लास है और इसमें जो एग्जांपल आता है वो लिमुलस का आता है, जो मैंने कल आपको डायग्राम्स दिखाई थी। किंग क्रैब, ठीक है। और लिमुलस क्या है, एक लिविंग फॉसिल है। व्हाई इट इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल, क्योंकि ये बहुत पुराना ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं। अरेक्निडा का एग्जांपल हमारे होते हैं स्कॉर्पियंस। जो स्कॉर्पियंस है वो अरेक्निडा में आते हैं। ये सारा बेटा लिखा हुआ है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ अभी, ठीक है। और कल मैंने आपको एक मेन पॉइंट बताया था कि जो स्कॉर्पियंस है वो क्या है, वो विविपेरस है, यानी कि वो डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक और फिनोमिना है, इट शोज कैनिबलिज्म। इस क्लास के बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैनिबलिज्म शो करते हैं। कैनिबलिज्म का मतलब क्या होता है कि वो अपने खुद की ही स्पीशीज को खा जाते हैं। अगर भूख लगे और उनको खाना ना मिले तो वो अपनी खुद की ही स्पीशीज के लोगों को या जो भी उनके ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये खाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाती है क्रस्टेशिया। इसमें सारे कैंसर यानी कि क्रैब्स वगैरह आते हैं, और प्रॉन जो कि तुम्हारी बुक में ड्रॉ किया हुआ है क्रस्टेशिया, ये दोनों एग्जांपल्स इसी में आती है। फिर हमारा आ गया डिप्लोपोडा। मैं इसका एक आपको डायग्राम दिखाती हूँ क्योंकि इसका अभी हमने नहीं पढ़ा। जूलस एक ऑर्गेनिज्म है जो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। इसका कॉमन नेम हम लिख देते हैं मिलीपीड। तो इसका जीनस जो है वो जूलस है, ये एक आर्थ्रोपोडा है देखो, और इसको ये बिलोंग करता है टू द क्लास डिप्लोपोडा एंड इसको जूलस को ही मिलीपीड भी बोलते हैं। ये इसके स्पेलिंग है, ठीक है। क्यों ऐसे बोलते हैं मिलीपीड? मिली का मतलब होता है मिलियन से रिलेटेड, पीड का मतलब होता है लेग्स। तो मतलब इसके मिलियंस तो नहीं होते, लेकिन ये इसको वैसे कह देते हैं कि इसकी बहुत सारी लेग्स हैं, इसीलिए इसका नाम जूलस का कॉमन नेम होता है मिलीपीड। तो ऐसे आपको देख के देखो कितनी सारी इसकी लेग्स होती हैं, तो इसीलिए इसका कॉमन नेम जो रखा गया वो मिलीपीड रखा गया, ठीक है। और लास्ट जो हमारी सेकेंड लास्ट जो है इंसेक्टा, इसको बिलोंग करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं हमारे वो है बेसिकली जिनके 6 पैर होंगे। एक तो ग्रास हॉपर, जो नॉर्मली हम इंसेक्ट्स कॉमन हम जानते हैं ना, बटरफ्लाई हो गई, या फिर हमारी हाउस फ्लाई हो गई, या सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बटरफ्लाई या मस्कीटो, ठीक है। मच्छर वगैरह भी इसी में ही आते हैं, और हमारा ग्रास हॉपर, ये सारे इंसेक्टा को बिलोंग करते हैं। बेटा इसकी ना 7 क्लासेस हैं, एक और भी रह गया, ओंकोफोरा। लास्ट क्लास जो हमारी है वो है ओनिकोफोरा, सॉरी। और इसमें आता है पेरीपेटस। पेरीपेटस भी शायद मैंने आपको दिखाती हूँ, एक बार पेरीपेटस का देख लो, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप पहले पेरीपेटस देखो। ये डायग्राम आई गेस तुम्हारी बुक में भी बनी हुई है पेरीपेटस की, एक सेकेंड, नहीं तुम्हारी बुक में ये डायग्राम नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हो। ये पेरीपेटस है, ठीक है। तो ये पेरीपेटस में क्या है, प्री एंटीने है, ओरल पैपिले है, ये इसका डायग्राम देखो। तो आपको क्या लगता है, थोड़ा थोड़ा एनालिडा के जैसा नहीं लगता? ये एनालिडा का हम ये जो डायग्राम देख के आए थे, एक बार पीछे चलते हैं। जो आपने एनालिडा का ये देखा था नीरीज, है ना, ऐसा सही लगता है पेरीपेटस? थोड़ा सा जो भी मैं आपको दिखाऊंगी ऐसा सही लगता है ना? तो इसीलिए जो पेरीपेटस है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फाइलम एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो ये एक तरह से कह लो, कहते हैं जो ओनिकोफोरा को बिलोंग करने वाला जो हमारा ऑर्गेनिज्म है पेरीपेटस, वो एक कनेक्टिंग लिंक है 2 फाइलम्स के बीच का, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म
acts as a connecting link between the annelida and let's say arthropoda. तो Onychophora को बिलोंग करने वाला, जो क्लास को बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म है पेरिपेटस, बेसिकली इट लेट्स से इट एक्ट्स एज ए कनेक्टिंग लिंक. बेटा इसकी 7 क्लासेस में एक क्लास और है, वो है चिलोपोडा. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ चिलोपोडा. चिलोपोडा में हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. एक तो आ जाता है सेंटीपीड, दूसरा हमारा आ जाता है लेट्स से डिप्लो, एक सेकंड, स्कोलोपेंड्रा है ना. मैं आपको पहले सेंटीपीड दिखाती हूँ. ये सेंटीपीड है जो मैंने आपके सामने खोली है. तो बेसिकली जो ये हमारा सेंटीपीड है, ये चिलोपोडा क्लास को बिलोंग करता है. ठीक है, क्योंकि ना इनके अगर आप लेग्स देखोगे आगे, इनकी आगे ना लेग्स ऐसे होती हैं, ऐसे नॉर्मली. तो ये नॉर्मली चिलेट लेग्स होती हैं. आगे तुमने देखा होगा, दीज आर कॉल्ड चिलेट लेग्स. तो चिलोपोडा को बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जनरली आगे से लेग्स जो होती हैं वो चिलेट लेग्स होती हैं. उसके बाद ये हमारा जो आर्थ्रोपोडा है वो कंप्लीट हो गया है ना. हम अपना नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं, जो कि है फाइलम मोलस्का. यहां तक कुछ बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो. बेटा यहां तक किसी को कुछ पूछना है? मैम एक बार लास्ट वाला पॉइंट बता दो. ये वाला मैं बताती हूँ. मैंने आपको ये बताया था कि चिलोपोडा को बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लेग्स ना ऐसे होती हैं आगे से, उनके पैर ऐसे होते हैं, जिनको हम चिलेट लेग्स बोलते हैं. और इसी वजह से इस क्लास का नाम चिलोपोडा है. जनरली इसको बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी आगे जो पैर होते हैं वो इस तरह से होते हैं. क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस मैम. यस मैम. तो मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है. मैम मैंने आपको, मेरे को आज बोली कि अभी रिकॉर्डिंग भेज दो, कि अभी अब से वॉइस ठीक बेटा आ रही मैं है. रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, आदित्य रिकॉर्ड कर रहा है ना. आदित्य इसको भेज देना, फिर तुम उससे ले लेना. मैंने अपने पर्सनल कंप्यूटर में मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ. हाँ ठीक. ठीक है. उसके बाद हम अपने नेक्स्ट फाइलम पर चलते हैं, जो कि है हमारा फाइलम मोलस्का. एक सेकेंड. देखो फाइलम मोलस्का क्या है, हमारा नेक्स्ट फाइलम है और इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. और इस कैरेक्टर्स को सबसे पहला जो हमें याद रखना है, मेन पॉइंट्स, कि एक तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. ठीक है, अभी तक का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था हमारा? आर्थ्रोपोडा. ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. एंड इनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है. These are called soft bodied animals or organisms. तो बेसिकली फाइलम मोलस्का के जो दो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स होती है, और मोलस्का फाइलम जो है इसका नाम एक लैटिन वर्ड मॉलिस से पड़ा है. एक लैटिन वर्ड, मतलब लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है ये, मॉलिस से, जिसका मतलब यही होता है सॉफ्ट बॉडी. तो ये मोलस्का के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे सॉफ्ट बॉडी के होंगे. आपको मैं अभी एक दो एग्जांपल्स दिखाने वाली हूँ. पहली इनकी बात करते हैं हम हैबिटेट की, कि ये मिलते कहाँ पे हैं. तो हैबिटेट की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स ओशन में, ज्यादातर पानी में ही रहते हैं. डेजर्ट्स में भी होते हैं, कुछ रिवर्स में, लेक्स में, अंडरग्राउंड भी रहते हैं. कुछ एक्वाटिक भी होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. बॉडी सिमेट्री की बात करें तो जनरली इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है. जनरली दे हैव
बायलेटरल सिमेट्री मतलब ऑर्गेनिज्म जो होगा वो एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स की सिमेट्री नहीं होती, इसीलिए वो क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। यानी कि अगर इनमें सिमेट्री है तो बायलेटरल होगी, अगर नहीं है तो एसिमेट्रिकल होंगे। आप थोड़ी एग्जांपल्स देखो। एक कॉमन एग्जांपल है इसका पाइला, एप्पल स्नेल बोलते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी ना बाहर से ऐसे होती है, देखो, दिस इज पाइला एप्पल स्नेल, और देखने में एप्पल के जैसा लग रहा है, और यहां से ये अपना ये जो शेल होता है वो खोल लेता है, और जब वो खोलता है तो वो कुछ ऐसा लगता है, दिखाती हूँ, वो कुछ ऐसा लगता है। जब वो अपना ये ढक्कन सा खोल लेता है तो ये खुलने के बाद ऐसा सा ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर आ जाता है। तो इसकी सिमेट्री क्या हुई, इसकी सिमेट्री नॉर्मली हम नहीं बता सकते, एसिमेट्रिकल है ना। तो इसीलिए या तो ये बायलेटरल सिमेट्री को शो करेंगे या इनमें सिमेट्री होगी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्गन कैसा है, मतलब बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोप्लास्टिक है। सेगमेंटेशन जो है वो इनमें नहीं होती, बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड, क्योंकि अगर आप देखो ये कोई सेगमेंट्स थोड़ी ना बॉडी के, बॉडी सेगमेंटेड नहीं है पहली बात, एंड अनसेगमेंटेड बॉडी है। इनफैक्ट बॉडी भी इरेगुलर होती है, ठीक है। क्लियरली हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा एरिया किसका है, ठीक है। और उसके पास इनमें सिलोम है, यस इनमें सिलोम है, और वो ट्रू सिलोम है, यानी कि मीजोडर्म से इनकी बॉडी कैविटी कवर्ड है, और इसीलिए ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, सिलोमेट्स कहलाते हैं जनरली। क्योंकि सोच के देखो ये ऑर्गेनिज्म सॉफ्ट बॉडी वाले हैं, तो कहते हैं नेचर में या एवोल्यूशन के पॉइंट से इनकी बॉडी के बाहर एक शेल होता है, क्योंकि बॉडी जो है वो सॉफ्ट है, तो एक तरह से नेचुरल मतलब कह लो, या नेचुरल सिलेक्शन हुआ या एवोल्यूशन हुआ, तो इनकी बॉडी के बाहर एक शेल डेवलप हो गया, और वो शेल किसका बना होता है, नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। लेकिन जब हम बॉडी को देखेंगे अंदर से, एक सेकंड मैं ध्यान से बताती हूँ, ये वाली डायग्राम में अगर हम बॉडी को वैसे देखेंगे बाहर से तो हमें क्या नजर आ रहा है, ये वाला डायग्राम जो मैंने पहले भी खोला, ये वाला, हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। देखो ये तो इसका पूरा शेल है, अगर मैं पाइला को ओपन करके दिखाऊं, एक सेकंड, ठीक है। अगर हम पाइला को ओपन करके देखें, लेट्स सपोज अगर पाइला को अंदर से हम देखते हैं तो हमें क्या क्या चीजें नजर आती है। ये ना कुछ डायग्राम्स, एक सेकेंड, क्योंकि एक दो चीजें समझनी है, बाकी फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये देखो ये डायग्राम ठीक है, बट अभी क्लियर नहीं है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको, क्योंकि डायग्राम यही सही है। नॉर्मली बॉडी के ऊपर ना शेल होता है इस तरीके से, जैसे आप ये देख रहे थे, ठीक है। ऐसा मैं 2 मिनट बाकी डायग्राम्स बंद करूं, ये वाला जब शेल को खोलते हैं तो हमें कैसा नजर आता है, तो हमें कुछ इस तरह का नजर आता है। शेल को खोलेंगे ना, बॉडी ऐसे सॉफ्ट है, ये सारी बॉडी है, ठीक है, अंदर की। तो इस पे क्या क्या प्रेजेंट है, नॉर्मली एक हेड होता है, हेड नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये हेड के ऊपर ये वाला पार्ट जहां पे मेरा कर्सर है, ये इसका हेड है, ये भी इसका हेड यहाँ पर देख सकते हो, ये पहले इस तरफ को दिखाया हुआ है। फिर अगर मैं इसके हुड को ऐसे काट दूं बीच में से, और इसको मैं लेफ्ट राइट ओपन कर दूं दरवाजे की तरह, तो अंदर से हमें ऐसे नजर आएगा, ठीक है। तो मतलब ये पहले इस तरफ को दिखाया हुआ है, फिर इस तरफ को दिखाया हुआ है, तो ये हेड होता है। उसके बाद हमें क्या नजर आ रहे हैं इनके, एक विसरल हम्प, ये उनकी पीठ पे इतना बड़ा एक हम्प के जैसा स्ट्रक्चर होता है, विसरल हम्प। और नीचे जो आप देख रहे हो ये पूरा सेमी सर्कुलर सा एरिया, ये इसका फुट होता है, लिखा हुआ नीचे फुट। तो नॉर्मली इनकी जो बॉडी होती है अनसेगमेंटेड है, लेकिन बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं। एक तो हमें हेड इसका नजर आता है,
एक हमें उस पीछे से विसरल हम्प नजर आता है और फिर हमें इसका फुट भी नजर आता है। ठीक है, उसके बाद हेड पे क्या नजर आ रहा है? हेड अगर देखेंगे तो हेड के ऊपर माउथ होता है। ठीक है, हेड पे माउथ प्रेजेंट होता है एंड कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं, ये टेंटिकल्स होते हैं। लिखा हुआ है दीज आर द फर्स्ट टेंटिकल्स, दीज आर द सेकंड टेंटिकल्स। ये लेफ्ट और राइट वाला सेकंड टेंटिकल्स है। इनमें आईज भी प्रेजेंट हो सकती है हेड के पास। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पे आई लिखा हुआ है। तो ये सारी इनके हेड के ऊपर हमें स्ट्रक्चर्स जो है वो नजर आ सकती है। विसरल हम्प में क्या होता है, जो आप ये पीछे देख रहे हो, इसमें क्या होता है? नॉर्मली इसके अंदर उसके सारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, विसरल हम्प के अंदर उसके सारे ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन होगा या सारे उनके जो भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। और फुट देख रहे हो नीचे से, फुट जो इसका नजर आ रहा है, मैं डायग्राम देखूंगी कि कोई क्लियर डायग्राम भेज दूं तुम लोगों को। फुट जो है बेसिकली इसका बेस पे प्रेजेंट होता है एंड फुट ही इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म जैसे आप ये देख रहे हो, ये ऐसे अपने आप को ना बंद करके बैठा होता है, ऐसे जैसे आप देख रहे हो। लेकिन जब इसने मूव करना होता है, ये अपने इस ढक्कन को खोलता है जिसको ऑपरकुलम लिखा हुआ है। ये अपने इस ढक्कन को खोलता है एंड ये बाहर आ जाता है ऑर्गेनिज्म। जब भी उसको लगता है आसपास कोई प्रेडेटर है तो ये अपने ढक्कन को बंद कर देता है। तो एक तरीके से ये शेल जो है इन ऑर्गेनिजम्स का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो शेल की वजह से कोई, चाहे इनको कई बार क्या होता है, कहते हैं ये इतने हार्ड होते हैं शेल्स इनके कि कई बार कई ऑर्गेनिज्म जो है इनको खा लेते हैं, पूरे पूरे स्नेल को, और उनके एक्सक्रीटरी वेस्ट के साथ वो एज इट इज बाहर आ जाते हैं। तो मतलब इतना प्रोटेक्टिव नेचर होता है इनका, है ना। तो जब वो खुलता है तो हमें कुछ इस तरह की उनकी जो बॉडीज है वो नजर आती है ना। जैसे मैंने अभी ये डायग्राम दिखाई थी आप लोगों को, तो इस तरह की बॉडी हमें नजर आती है। फिर हम ये देख रहे हैं ये क्या है सारा, इसको लिखा हुआ है मेंटल, MANTLE। तो नॉर्मली ये एक मेन करेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ मेंटल जो है वो एक मेन करेक्टर है मोलस्का का। मेंटल को एक और टर्म भी देते हैं विच इज कॉल्ड पेलियम। मेंटल का एक और नाम भी है विच इज कॉल्ड पेलियम। तो ये मेंटल है क्या बेसिकली? अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है या सॉफ्ट बॉडी है। देखो जब शेल रिमूव करेंगे तो उसके अंदर का मेंटल का स्ट्रक्चर भी ऐसा स्पाइरल सा हो रखा होगा। मतलब तुमने शेल को रिमूव करना है ना, तो बिल्कुल शेल जो है बॉडी के साथ चिपका होता है। जब हम उसको रिमूव करते हैं तो अंदर से ऐसा घुमा हुआ उसका विसरल मास निकलता है। जो ये सारी बॉडी है, नीचे आप हेड देख रहे थे, वो इस हुड के अंदर है। एक हुड होती है ना, नॉर्मली हम हुडीज पहनते हैं सर्दियों में, तो ये भी एक हुड के जैसे उसको कवर किया हुआ है इसने ऊपर से। जब मेंटल जो है बेसिकली क्या है, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन की लेयर है जो बेसिकली सारी बॉडी को अंदर से प्रोटेक्ट कर रही है। और मेंटल जो है एक करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फाइलम मोलस्का का। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। क्या कि एक तो ऊपर से ये हेड को और सारे स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गन्स को कवर कर रही है। और मेंटल के ही सेल्स होते हैं, ध्यान से समझना, मेंटल के ही सेल। जब ये ऑर्गेनिज्म छोटा होता है, जब इसके अराउंड शेल नहीं होता, जब ये पैदा हुआ होता है, तब मेंटल के ही सेल्स होते हैं जो अपने अराउंड क्या सिक्रीट करते हैं? शेल को सिक्रीट करता है। और धीरे धीरे वो शेल जो है वो पूरी बॉडी पे कवरिंग बना लेता है। और अगर तुम ध्यान से देखो, हमने ऑक्टोपस सब बच्चों ने देखे हुए हैं या सब बच्चों ने पता है सबको कि ऑक्टोपस क्या होता है। ऑक्टोपस भी फाइलम मोलस्का को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये भी क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। ऑक्टोपस हमने सबने देखे हुए हैं। तो ऑक्टोपस जो है बेसिकली इसका एक्सोस्केलेटन नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्कन डज नॉट हैव शेल ऑन आउटसाइड। तो हमें ऑक्टोपस का नाम याद रखना है कि ऑक्टोपस में एक्सोस्केलेटन नहीं होता, उसके शेल नहीं होता, बल्कि ये माना जाता है कि इसका जो शेल होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अंदर से उसको प्रोटेक्ट करना होता है, अंदर से हार्ड कवरिंग होती है किसके? माउथ की तरफ। वो हमें याद नहीं रखनी, बस हमें इतना याद रखना है कि ये आउटर साइड पे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो शेल नहीं बनाता। ठीक है,
उसके अलावा मेंटल का और क्या काम है? हम मेंटल के अभी काम की बात कर रहे थे ना कि मेंटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और मेंटल अपने अराउंड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बनाता है। और मेंटल का क्या काम है? अगला मेंटल का जो काम है वो ये है कि मेंटल अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। जब हम मेंटल को खोलते हैं यहाँ से, मतलब मैं कट ओपन देखती हूँ कि अगर हमें कोई एप्पल स्नेल कट ओपन दिखता है, अभी तो नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन थोड़ा बहुत अभी नजर आ भी सकता है तुम लोगों को। देखो जब इसने मेंटल को भी हमने कट कर दिया, जरा ध्यान से देखना इस चीज को, ये कैसे है समझ रहे हो ना? इस चीज को समझ रहे हो ना? ये माउथ इस तरफ है क्योंकि टेंटिकल्स अब इस तरफ दिखाए हुए हैं। डायग्राम को समझ पा रहे हो क्या दिखा रहे हैं? सिर्फ हमें कुछ कुछ चीजें समझनी है, वैसे डायग्राम को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो माउथ अभी इस उल्टा तरफ है। अब ये पहले इस तरफ को था ना, जैसे ये वाली डायग्राम, एक बारी ये नीचे की तरफ था, है ना? अब ये देखो ये ऊपर की तरफ है थोड़ा सा, ठीक है? उल्टा कर दिया, उल्टी डायरेक्शन कर दी। तो जब हमने मेंटल को कट किया, ये देखो मेंटल कटा हुआ है, ये वाले एज से कटा हुआ है, ये यहां से कटा हुआ है। मेंटल को कट किया तो अंदर हमें इसका प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा है। यहाँ पर गिल होती है जिसको टिनीडियम लिखा हुआ है, दिस इज द गिल। तो मेंटल के अंदर उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके सारे ऑर्गन जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। अब बारी बारी इनके सिस्टम्स की बात करते हैं। मोलस्का का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? कंप्लीट है, यानी कि फूड और फूड की एंट्री के लिए या एक्सक्रीटरी वेस्ट के रिमूवल के लिए अलग अलग ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं और डाइजेशन जो है बॉडी कैविटी में होती है, मतलब ऑब्वियसली फूड की कैविटी में होती है। कौन सी? गट में होती है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और ये मोलस्क खाते क्या है? बेसिकली छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड जो है इनका क्या होता है? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे, इनसे भी छोटे छोटे कोई स्नेल्स हो सकते हैं, कोई डेड प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं। मोलस्का का एक मेन कैरेक्टर क्या है? देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है, रेडुला। रेडुला ना इनका एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं तुम्हें रेडुला दिखाती हूँ। मतलब जब हम मोलस्का को काटेंगे और मोलस्का को यहां से देखेंगे, देखो समझने की कोशिश करना कहां से। जो यहां पर लिखा हुआ है बक्कल मास, ध्यान से देखो। बक्कल कैविटी में हमारे टीथ कहां पे प्रेजेंट होते हैं? बक्कल कैविटी में होता है ना। तो जब ये फूड खाएगा, बक्कल कैविटी के अंदर एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडुला बोलते हैं। और रेडुला का डायग्राम मैं तुम्हें अभी दिखा रही हूँ। देखो अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। सपोज अगर आप माउथ देख रहे हो, ये स्नेल है और इसका माउथ देख रहे हो, तो जैसे ही वो खाना खा रही है ना, उसके माउथ के अंदर जमीन पे लोअर साइड पे, बक्कल कैविटी के लेट्स से फ्लोर पे, वहां पे एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम रेडुला बोलते हैं। और ये रेडुला को जब हम निकाल के उसकी स्लाइड वगैरह बनाते हैं तो ये रेडुला कैसा नजर आता है वो भी मैं दिखाती हूँ। परमानेंट प्रिपरेशन दिखा रही थी तुम लोगों को। एक्चुअल में ये रेडुला देखने में ऐसा होता है, इसके टीथ ऐसे होते हैं, 7 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसी बहुत बड़ी रो होती है। उस रो में जैसे आप ये जमीन पे देख रहे हो ना, इसका एक रेडुला मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा से। जैसे जब स्नेल कोई खाना खाती है तो ऐसे एंटर कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है रेडुला। और हर रो में 7 टीथ लगे होते हैं। और 7 टीथ कैसे लगे होते हैं? ऐसे, बीच वाले बड़े होता है और बाकी सारे छोटे छोटे होते चले जाते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है
क्योंकि इसको बोलते हैं रैस्पिंग ऑर्गन। रैस्पिंग का मतलब होता है फीडिंग ऑर्गन, रैस्पिंग या फीडिंग ऑर्गन। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मोलस्का का रैस्पिंग या फीडिंग ऑर्गन कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि उसको रेडुला बोलते हैं। ठीक है, जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है जो उसके बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये टीथ किसके बने होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि टीथ काइटिन के बने होते हैं। एंड ये एक रो में 7 टीथ होते हैं, 1 2 ऐसे, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ और एक सेंटर में। तो ये रो ऑफ टीथ होती है, तो 7 टीथ होते हैं और ये पूरा रिबन लाइक होता है, मतलब रिबन लाइक स्ट्रक्चर, और हर रो पे 7 ऐसे टीथ प्रेजेंट होंगे और बक्कल कैविटी के फ्लोर पे ये चीज जो है वो प्रेजेंट होगी। अब बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो बेटा पॉइंट नहीं समझ में आएगा दोबारा से पूछ लेना। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो क्या बात करेंगे कि इनमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली देखो ये पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एक गिल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टिनिडियम बोलते हैं। जैसे कि ये कट ओपन पायला आपने देखा था, मेंटल को ऊपर से काटा और अंदर से हमने देखा एक गिल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम टिनिडियम बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेसिकली है क्या? नॉर्मली जो एक्वाटिक मोलस्क होंगे, जो पानी में रहने वाले मोलस्क होते हैं, उनमें गिल्स जो होती है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती है, और ये गिल्स को क्या कहते हैं? हम टिनिडियम बोलते हैं। और बहुत सारी हैं तो टिनिडिया बोल देंगे। एंड ये कॉम्ब लाइक होती हैं, फेदर लाइक होती हैं, एंड ये क्या करती हैं? पानी को ऑक्सीजनेट करती है। ठीक है, जैसे ही पानी एंटर करता है पायला की बॉडी के अंदर तो ये पानी को क्या कर देती है? ऑक्सीजनेट कर देती है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पायला का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है? ओपन टाइप है, यानी कि मोलस्क जो होते हैं उनके हार्ट में ब्लड को पंप करने के लिए मतलब लेट्स से वेसल्स तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन साथ साथ ओपन स्पेसेस भी होते हैं। तो अगर वेसल्स प्रेजेंट है लेकिन ओपन स्पेसेस भी हैं तो भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप ही होता है। अगर एक भी सिंगल भी साइनसेस प्रेजेंट नहीं होती या मतलब कैविटीज प्रेजेंट नहीं होती तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं या जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप है, अगर एक भी साइनस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर एक भी ओपन स्पेस प्रेजेंट है, बाकी वेसल्स है, तो भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है। तो आपको ये याद रखना है पॉइंट कि इसमें हार्ट होता है, कुछ एक दो वेसल्स भी होती हैं, लेकिन ओवरऑल जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप है। जैसे हमारी बॉडी में हमारे ब्लड के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन होता है, इनमें होता है हीमोसाइनिन। इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है इट इज कॉल्ड हीमोसाइनिन। एंड सिर्फ एक मोलस्क की हम आगे क्लास करेंगे, सिफेलोपोडा, सिर्फ उसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप होता है। तो आपको ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से याद रखना है कि नॉर्मली द मोलस्क हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन जो सिफेलोपोड्स हैं, मोलस्का की एक क्लास है सिफेलोपोड्स या सिफेलोपोडा, उसमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप है, यानी कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है या ब्लड जो है वो वेसल्स में ट्रेवल करता है। ठीक है, अब इसके थोड़े सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं। क्या मतलब होता है सेंसरी सिस्टम? अभी पायला की तरफ दोबारा चलो। आपने ये पायला देखा कट ओपन, तो इनके पास ना बहुत सारे सेंसेस होती हैं। एक तो सेंसरी टेंटिकल्स ये वाले, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये टच को लेके सेंसिटिव है। उसके अलावा आईज होती हैं जो यहाँ आगे प्रेजेंट होती हैं, आईज, ठीक है, वो विजन को लेके, हालांकि कहते हैं वो देख नहीं पाती है आईज, लेकिन वो लाइट को डिटेक्ट करती है। ठीक है, इनके पास ईयर जैसा वही वाला सेम टू सेम जो हम आर्थ्रोपोड में पढ़ के आए हैं, स्टैटोसिस्ट, वो भी प्रेजेंट होता है बैलेंस के लिए। और इनकी बॉडी में अलग अलग जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मेल को लेके सेल्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं, और टेस्ट को लेके भी सेल्स होते हैं, यानी कि गस्टेटरी सेल्स होते हैं।
तो ये सारी सेंसेस इनमें प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्परिडियम।